नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जुगनू आईएएस एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसका चैप्टर फर्स्ट यानी कि पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000th ईयर, राइट। और इससे पहले जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है उसका मैंने पूरा चैप्टर यानी कि सभी चैप्टर मैंने कंप्लीट कर रखे हैं और मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। और आप मेरे चैनल जुगनू आईएएस एकेडमी पे जाकर उस सभी लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट नज़र आता है, अगर आपको कोई कमी पेशी नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप एक मैप देखेंगे, ठीक है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से इंडिया श्रीलंका को नॉर्थ साइड में शो किया गया है। और ये सब अरेबिक वर्ड में इसमें मेंशन किया गया है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे देखते हैं कि अगर हम मैप 1, ये जो ऊपर का है ये मैप 1 है और ये जो नीचे का है ये है मैप 2। इसमें आप इंडिया का पूरा मैप देख सकते हैं और श्रीलंका एज यूजुअल जो आप नीचे देख रहे हैं वही है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि मैप 1 जो कि 1154 ईस्वी यानी कि 1154 CE में बना था और इसको बनाया था अरब जियोग्राफर अल इदरीसी ने, ठीक है, अल इदरीसी ने बनाया था। और यहाँ पे जो एक डिटेल इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो मैप प्रोड्यूस किया है ये एक लार्जर मैप है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। अगर मैप 2 देखें तो ये बना था 1720 में यानी कि 1720 में बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर। ये इसे फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था और ये दोनों मैप जो है वो डिफरेंट है यानी कि अलग अलग है। तो लेकिन ये एक सेम एरिया शो करते हैं। जो अल इदरीसी का मैप है साउथ इंडिया जो है वहाँ पे दिखाया गया है और नॉर्थ इंडिया में ये फाउंड होता है, ठीक है। श्रीलंका आइलैंड को जो एक टॉप पे दिखाया गया है, ठीक है। ये अल इदरीसी के मैप में साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया वहाँ पे है जहाँ हम नॉर्थ इंडिया को फाउंड करते हैं और श्रीलंका को आप आइलैंड के टॉप पे आप देख सकते हैं। प्लेसेस का नाम जो है वो अरेबिक में लिखा हुआ है, पहले से हमने देखा था, ठीक है। तो वो हमने देखा था मैप फर्स्ट में। ये जो मैप सेकंड है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। गोल्फ दे बेंगाले, इसको भी कुछ अलग ही लैंग्वेजेस में लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मैप 2 में जो कि नियरली 600 ईयर आफ्टर मैप 1 यानी कि जो मैप 2 है वो 600 साल बाद बनाया गया था जब मैप 1 बना था। और इस पीरियड के दौरान कुछ इन्फॉर्मेशन जो थी कि सब कॉन्टिनेंट के बारे में वो चेंज हो चुकी थी, ठीक है। ऐसा थोड़े ना होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आज सही है तो वो 10-20 साल बाद भी वही सही होगी, तो हो सकता है चेंजेस भी हो जाए, ठीक है। ये मैप जो है वो फैमिलियर लगता है जो आज का मैप है। यहाँ के जो कोस्टल एरियाज़ है वो पर्टिकुलर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड में दिखाया गया है, ठीक है। और ये मैप जो था वो यूरोपियन सेलर और मर्चेंट और वॉयजेस के द्वारा यूज़ किया जाता था। इतना इम्पोर्टेंट था कि जो यूरोपियन सेलर्स थे, मर्चेंट्स थे, वो इसी मैप का यूज़ करते थे थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये आपको कुछ मैप की डिटेल के बारे में बताया गया है कि अगर आप देखें इस एरिया में तो इंटीरियर जो है सब कॉन्टिनेंट का मैप 2 में वो डिटेल में है। और अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करें तो जो कोर्स है गंगा रिवर का वो दिखाया गया है कि कैसे शो किया गया है। और व्हाट डू यू थिंक देयर इज़ अ डिफरेंट इन लेवल ऑफ डिटेल एंड एक्यूरेसी बिटवीन द कोस्टल इनलैंड एंड एरियाज इन दिस मैप। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखें तो इक्वली इम्पॉर्टेंट एक जो फैक्ट है दैट साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन 2 पीरियड्स, ठीक है। तो साइंस है कार्टोग्राफी की, लाइक एक कार्टोग्राफर तो वही होता है ना जो मैप ड्रॉ करता है, ठीक है। तो डिफरेंट हो सकता है 2 पीरियड में, मतलब एक समय में उसने जिस तरह से मैप ड्रॉ किया है ज़रूरी नहीं है कि कुछ समय बाद भी वो उस मैप को सेम ही ड्रॉ करे, ठीक है। तो वो चीज़ें जो चेंज भी हो सकती हैं। लेकिन जब हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं, मैप्स को, टेक्स्ट को पास्ट के, तो कुछ चीज़ें सेंसिटिव होती हैं और डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की होती है, तो जिन्हें समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि चीज़ें टाइम के साथ साथ बदल जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ देखते हैं।
हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो कि एग्जिस्ट करता है वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस में ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है और ये ओवर द ईयर ये चेंज होता रहता है। जैसे कि मिडिवल पर्शियन फॉर एग्जांपल डिफरेंट है अगर हम देखें मॉडर्न पर्शिया से, तो जो मिडिवल पर्शिया है वो डिफरेंट है फ्रॉम मॉडर्न पर्शिया से। तो ये डिफरेंस ना सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी के हिसाब से अलग है, बल्कि इसका जो मीनिंग है वर्ड का ये भी समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। अगर हम देखें तो हिंदुस्तान फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान का एग्जांपल लेते हैं। अगर आज का हम समझे तो हम इसको इंडिया बोलते हैं, जिसको मॉडर्न नेशन स्टेट कहा जाता है। ये टर्म जो था वो यूज़ हुआ था 13वीं सेंचुरी में और मिन्हाज सिराज ने इसको यूज़ किया था और क्रॉनिकलर उन्होंने लिखा था पर्शिया में, और इसका मीन था एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा और लैंड बिटवीन गंगा एंड जमुना। ठीक है, इसका मतलब यही था कि जो हरियाणा और पंजाब के एरियाज़ हैं वहाँ की ज़मीन और गंगा और यमुना के बीच में होने वाली लैंड। ठीक है, और ये टर्म यूज़ किया गया था पॉलिटिकल सेंस में फॉर लैंड के लिए, और ये एक जो दिल्ली सुल्तान का जो डोमिनियन पार्ट था उसका ये एक पार्ट बोल सकते हैं। ये एरिया जो कि इंक्लूड करता है टर्म जो कि एक्सटेंड करता है सल्तनत को और साउथ इंडिया तक। और अगर हम देखें तो जो अर्ली 16th सेंचुरी है बाबर ने यूज़ किया था हिंदुस्तान इसकी ज्योग्राफी डिस्क्राइब करने के लिए, फौना एंड कल्चर और यहाँ के जो इनहैबिटेंट्स थे इस सब कॉन्टिनेंट के, उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए इसको एज ए हिंदुस्तान यूज़ किया था बाबर ने। 14th सेंचुरी में पोएट आमिर खुसरो ने वर्ड हिंद यूज़ किया, जबकि जो आइडिया था ज्योग्राफिकल कल्चर का वो एंटिटी लाइक इंडिया उस समय एग्जिस्ट करती थी, और जो टर्म हिंदुस्तान था वो ऐसा कोई पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग नहीं कैरी करता था, जो कि आज इस चीज़ से ये चीज़ एसोसिएटेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो सिंपल टर्म है फॉरेनर, जो आज के टाइम में यूज़ होता है कि जो पर्सन इंडियन नहीं है वो फॉरेनर है। ठीक है, लेकिन तब के टाइम में क्या होता था, मिडिवल पीरियड के टाइम में क्या होता था, फॉरेनर एक ऐसा व्यक्ति होता था जो स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी है, जो गांव में रहता है और गांव के लोग उसे नहीं जानते हैं। ठीक है, और उस गांव का कोई ऐसा पर्सन जो उस गांव का पार्ट नहीं है, वहाँ की सोसाइटी और कल्चर का पार्ट नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को फॉरेनर कहते थे या परदेसी कहते थे। ठीक है, लेकिन एक सिटी ड्वेलर जहाँ पे वो मतलब एक सिटी ड्वेलर हो सकता है, जैसे कि फॉरेस्ट ड्वेलर को एज अ फॉरेनर कहते थे, लेकिन कुछ पीजेंट्स जो कि मान लो 2 पीजेंट्स सेम विलेज में रह रहे हैं और वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं है। ठीक है, लेकिन दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड। हो सकता है उनका जो कास्ट और रिलीजन है वो डिफरेंट हो, लेकिन वो एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, तो इस तरह से वो फॉरेनर नहीं है। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो ऑब्वियसली हिस्ट्री जो है हम डिफरेंट सोर्सेज से सीखते हैं, हम बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर अगर हम देखें फॉर एग्जांपल कि आपने कुछ रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हर्षवर्धना के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लास्ट ईयर बुक में, तो उस बुक में जो हमें पढ़ाया गया था अबाउट फॉलोइंग 1000 ईयर, रफली 700 से 715 के बीच में, 50 के बीच में, तो उसमें कुछ चीज़ें जो थी आपने नोटिस की होगी कि हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें जब हमें पता लगती हैं तो उसके जो मुख्य सोर्सेज हैं वो है कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड, इन सब चीज़ों से हम कुछ जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाए हैं तो उस चीज़ को हम इतिहास कहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, जैसे कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड, जो कि ड्रामेटिकली अगर हम देखें तो उस पीरियड में ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं, और जैसे कि उन्होंने कुछ और भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को डिस्प्लेस किया है, और उस पीरियड में पेपर ग्रेजुअली बहुत चीप था, तो इस तरह लोग जो भी वहाँ पे घटनाएं घटती थी वो लिख दिया करते थे, तो इस तरह से जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाया करता था।
वैल्यू ऑफ पेपर उस समय क्या थी कि मिडिल ऑफ 13th सेंचुरी में जो स्कॉलर थे, ठीक है, वो कॉपी चाहते थे, एक बुक चाहते थे, बुक की कॉपी चाहते थे, तो वो उनके पास कुछ ज़्यादा पेपर नहीं थे, ठीक है। मान लो एक बुक छप गई तो उस बुक की कॉपी होनी चाहिए, तो उनके पास ज़्यादा पेपर नहीं थे, तो वो क्या करते थे कि कोई लिखा हुआ पेपर है उसे वॉश कर देते थे, जो अक्षर है उस पर वो वॉश कर देते थे और फिर उसको सुखा देते थे, फिर उसी को दोबारा यूज़ कर लेते थे। तो इस तरह से चीज़ें वहाँ पे पेपर का यूज़ होता था। लेकिन एक सेंचुरी बाद क्या हुआ कि इफ़ यू बॉट सम फूड इन मार्केट यू कुड बी लकी टू हैव द शॉपकीपर रैप इट फॉर यू इन अ सम पेपर। कि मतलब आज के टाइम में क्या है कि अगर आप दुकान से कुछ लेने भी जाते हो तो आपको वो पेपर में लपेट के दे देता है। तो इस तरह से पता चलता है कि आपके टाइम में पेपर कितना चीप और ईजी अवेलेबल है, ठीक है। उस समय जो पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, यानी कि 14th और 13th सेंचुरी में। लोग जो पेपर यूज़ करते थे वो हॉली टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए यूज़ करते थे। जो रूलर्स वगैरह थे, लेटर्स लिखते थे। टीचिंग जो होती थी संत की, वो भी उस पे रिकॉर्ड की जाती थी। जुडिशियल रिकॉर्ड्स किए जाते थे और रजिस्टर्ड ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस, इन सब चीज़ों के लिए वो यूज़ होती थी। मनुस्क्रिप्ट जो कि कलेक्ट की गई थी वेल्दी पीपल, रूलर्स और मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स के द्वारा, वो सब चीज़ें वहाँ पे लिखी जाती थी। और कुछ लाइब्रेरी में आर्चीव्स वगैरह भी होते थे। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स थे वो बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे हिस्टोरियंस को, ठीक है। और बट दे आल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़ इस वजह से था कि फॉर एग्जांपल कि यू हैव एवर कॉपी, आपने कभी अपने फ्रेंड की जो होमवर्क कॉपी है वो कॉपी की होगी। तो जब आप उस अपने फ्रेंड की कॉपी से आप एक कॉपी बना रहे होते हो तो आपको बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड की हैंडराइटिंग समझ नहीं पाते हो, तो आप जस्ट गेस करते हो कि ये क्या लिखा होगा। तो आप अपने गेस के बेस पे आप वो चीज़ लिख लेते हो, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हो जाती हैं आपकी कॉपी में और आपके फ्रेंड की कॉपी में, ठीक है। हो सकता है आपके फ्रेंड ने कुछ और लिखा हो जो आपको समझ में ना आया हो, और आपने अपने समझ के बेस पर आपने उसको लिख लिया हो। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो कॉपी थी, ठीक है, कि ओरिजिनल बुक की वो कॉपी थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी कुछ स्मॉल चेंजेस के साथ, और कुछ स्मॉल वर्ड्स, सेंटेंसेस सब उसमें चेंजेस थे, स्मॉल डिफरेंसेस थी। जो अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट जो थी, ये आप देख सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी एक दूसरे से, क्योंकि सब ने अपनी अपनी समझ के बेस पर लिखा था। कुछ चीज़ें उनको नहीं समझ में आई थी तो वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसको लिख दिया था। ये एक सीरियस प्रॉब्लम थी, क्योंकि रेयरली अगर हम देखें तो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो फाउंड होती थी, ठीक है, ऑथर। लेकिन टोटली अगर हम देखें तो हम कॉपी पर ही डिपेंड थे, जो कि मेड बाय लेटर स्क्राइब, जो कि उसके बाद जो बनी थी। एज ए रिज़ल्ट अगर हम देखें तो हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट। तो उन्होंने अलग अलग जो सेम टेक्स्ट के वर्जन थे उन्होंने रीड किए और गेस किया कि एक्चुअली ऑथर ने ओरिजिनली क्या लिखा था। तो अगर हम देखें 14th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में अगर हम देखें तो जो क्रोनिकलर थे, जो जियाउद्दीन बर्रानी, उन्होंने एक क्रॉनिकल लिखा था 1356 में, यानी कि 1356 में। वो एक अनदर वर्जन था आफ्टर 2 ईयर लेटर, ठीक है, 2 साल बाद। तो जो डिफरेंट थे एक दूसरे से अलग, मतलब टू डिफर्ड फ्रॉम ईच अदर, बट हिस्टोरियन डिडंट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन, ठीक है। फर्स्ट वर्जन के बारे में उनको नहीं पता था, लेकिन ये कॉपी के बेस पर उन्हें कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन गैदर हुई। और अंटिल 1960 उन्होंने कुछ लार्ज जो उन्होंने रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, राइट। अब कुछ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स देख लेते हैं। अगर हम देखें तो स्टडी ऑफ द 1000 ईयर बिटवीन 700 to 750 एक ह्यूज चैलेंज था हिस्टोरियंस के लिए, कि लार्जली बिकॉज ऑफ स्केल वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट अकर्ड ओवर द पीरियड। मतलब कुछ अलग अलग चीज़ें डेवलप हो रही हैं पीरियड्स के साथ साथ, मतलब समय के साथ साथ। तो ये एक डिफरेंट मोमेंट होता है इस पीरियड में कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं वो अपेयर होती हैं, लाइक पर्शियन व्हील इरिगेशन में, स्पिनिंग व्हील इन वेविंग में, ठीक है। तो समय के साथ साथ ये चीज़ें जो थी वो इमर्ज हो रही थी।
और फेयर आर्म्स इन कम्बार्ट में न्यू फूड्स बेवरेजेस उस सब कॉन्टिनेंट पे आ रहे थे, जैसे कि पोटैटोज़, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी। तो ये सब चीज़ें एक नई इनोवेशन थी, न्यू टेक्नोलॉजीज़, क्रॉप्स जो कि लोगों के साथ आ रही थी, ठीक है। और वो एक दूसरे जगह पर वो अपने नए नए आइडियाज़ लेकर जाते थे और नई नई चीज़ें लेकर जाते थे। तो एज अ रिज़ल्ट क्या है कि ये एक दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। तो जब एक पर्सन दूसरी जगह जाता था तो अपने साथ वो नई चीज़ें, नए आइडियाज़, नया फूड, नया कल्चर, नया पहरावा, हर एक चीज़ नई चीज़ वहाँ पे लेकर जाता था। तो ऐसे ऐसे ऐसा क्या होता था कि एक तरह का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस आने शुरू हो गए, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे चैप्टर 5 में, ठीक है। तो ये एक पीरियड था जहाँ पे एक बहुत बड़ी मोबिलिटी आ रही थी। ग्रुप जो था पीपल का वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता था अपॉर्चुनिटी के सर्च में, जॉब के सर्च में। तो जो सब कॉन्टिनेंट थे वो एक इमेंस वेल्थ होल्ड करते थे, जो पॉसिबिलिटी थी पीपल की फॉर टू कार्व एंड फॉर्च्यून, राइट। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वो राजपूत। राजपूत इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। ये नाम जो था वो ड्राइव किया गया था राजपुत्र से, जो सन ऑफ रूलर का माना जाता है, किसी रूलर का पुत्र। बिटवीन द 18th एंड 14th सेंचुरी क्या था कि ये टर्म अप्लाई हुआ था मोर जनरली टू द ग्रुप ऑफ वॉरियर। ऐसा माना जाता था कि राजपूत एक ऐसे ग्रुप है जो वॉरियर है, ठीक है, जो खुद को अगर कास्ट स्टेटस के बेस पे देखें तो क्षत्रिय मानते हैं, ठीक है। वो ये मानते हैं कि वो क्षत्रिय हैं। ये आप चक्र देख सकते हैं। ये टर्म included not just a ruler and chieftains but also soldier and commander who serve in armies of different monarch all over the subcontinent, ठीक है। तो वो उन्होंने अपने आप को आर्मी के रूप में, सोल्जर के रूप में सर्व किया अलग अलग मोनार्कीज में सब, ठीक है। तो एक जो कहते हैं कि एक मिनट, सिवेलरी कोड ऑफ कंडक्ट जो था एक एक्सट्रीम बेल्योर और ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी कहा जाता है, जहाँ एक क्वालिटी एट्रीब्यूट की जाती है राजपूत को बाय द पोएट्स एंड बार्ड्स। अदर ग्रुप्स अगर हम देखें तो कहते हैं कि मराठा, सिख, जाट, अहोम एंड कायस्थ एक कास्ट है, स्क्राइब एंड सेक्रेटरीज की ऑल्सो यूज टू अपॉर्चुनिटी टू एज टू बिकम अ पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। तो ये सब जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे पॉलिटिकली देखें हम तो। थ्रू आउट द पीरियड अगर हम देखें तो जो ग्रेजुअल फॉरेस्ट वगैरह की क्लियरिंग थी और एक एक्सटेंशन हो रहा था एग्रीकल्चर का, और वो एक बहुत ही ज़्यादा फास्टर चेंज हो रहा था। तो कुछ एरियाज़ जो थे वो क्लियर किए जा रहे थे, तो कुछ हैबिटेट में भी चेंजेस आ रहे थे। फॉरेस्ट डिवेलपर्स जो थे वो माइग्रेट हो रहे थे, ठीक है। और अदर जो थे लोग थे वो अपने ज़मीनों को जोत रहे थे और एक पीजेंट बन रहे थे, और जो न्यू पीजेंट ग्रुप था वो स्टार्ट हो रहा था। और कुछ रीजनल मार्केट्स के द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहे थे, जैसे शिफ्टन्स, प्रीस्ट, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। और जो मेन चीज़ें थी कि दे बिकम अ पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, ठीक है। एक बहुत बड़ी सोसाइटी बन चुकी थी जहाँ पे टैक्स पे करने की ज़रूरत होती थी, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर किए जाते थे लोकल लॉर्ड्स को। एज अ रिजल्ट क्या था कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस अमोज होता है पीसेंट्स के बीच में, और कुछ पोजेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा लैंड, ठीक है। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड होती है, लेकिन अदर केप्ट कैटल, कुछ लोग कैटल रखते थे और कुछ कंबाइंड आर्टिसनल वर्क करते थे एग्रीकल्चर के साथ साथ, और कुछ अलग अलग चीज़ें ऑक्युपाई करते थे, जिसको जो आता था वो करता था। तो इस तरह से एक सोसाइटी बनी जो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने लगी एक दूसरे के साथ। पीपल जो थे ग्रुप में रहते थे, जातीज जिसको कहते थे, सब कास्ट, और रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड और उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे उनको रैंक किया जाता था। और रैंक परमानेंटली फिक्स नहीं था, उसको आप अपनी पावर के अकॉर्डिंग मतलब वेरी कर सकता था, इन्फ्लुएंस एंड सोर्सेज जितना आप कंट्रोल करते हो, तो इस तरह से वो चीज़ें चेंज होती रहती थी, ठीक है। स्टेटस जो था वो सेम जाति वो वेरी करता था एरिया टू एरिया। जाति जो थी वो अपने खुद रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम करती थी, और एक कंडक्ट जो था अपने मेंबर्स का वो मैनेज करती थी। और ये एक रेगुलेशन था जो कि एक असेंबली जो थी एल्डर्स की, उसके द्वारा इन्फोर्स किया जाता था।
और डिस्क्राइब किया जाता था कुछ एरियाज़ में, जैसे कि जाति पंचायत एक्सेट्रा। और लेकिन जाति जो थी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि जो विलेज की रूल्स वगैरह हैं वो फॉलो कर सके इसके अकॉर्डिंग। तो कुछ विलेजेस जो थे वो गवर्न किए गए जा रहे थे एक मुखिया के द्वारा, ठीक है। तो वो टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, राइट। रीजन एंड एम्पायर, लास्ट स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलास, जो कि चैप्टर 2 में पढ़ेंगे आप, तुगलुक्स चैप्टर 3, मुगल चैप्टर 4, इनका पास मैनी रीजन्स, राइट। संस्कृत प्रशस्ति अगर हम देखें चैप्टर 2 में, एग्जाम्पल ऑफ प्रशस्ति, जो कि प्रेज करती है दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन को, और एक्सप्लेन करती है कि ही वॉज अ रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर एंड उन्होंने अपनी जो एम्पायर था जो एम्पायर था वो बंगाल से लेकर यानी कि ईस्ट टू गजनी गजाना इन अफ़गानिस्तान, वेस्ट जिसमें सब साउथ इंडिया यानी कि द्रविड़, इन सब जगहों पे उन्होंने अपना एम्पायर फैला रखा था। और जो लोग थे डिफरेंट रीजन्स के, लाइक गौड़ा, आंध्र, ये मैं दिखा देती हूँ, पीपल डिफरेंट रीजन, गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, अपेरेंटली फ्लड बिफोर हिज आर्मीज, ठीक है। वो अपनी आर्मी के सामने वो फ्लड थे। और हिस्टोरियंस जो थे, ये आप देख सकते हैं मैप, ठीक है। ये सब दिखाया गया है कि किस तरह से Delhi Sultanate during the Muhammad Tughlaq reign, and according to Egyptian source Masalik al-Absar fi Mumalik al-Ansar of Shahabuddin Umari, ये कुछ दिया गया है, राइट। Regard this exaggerated claim of conquest, at the same time they try to understand why ruler kept claiming the control over different parts of the subcontinent, ठीक है। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लैंग्वेज एंड रीजन, लैंग्वेज एंड रीजन अगर हम देखें तो जो 1318 में पोएट आमिर खुसरो ने नोट किया कि देयर वाज अ डिफरेंट लैंग्वेजेस इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। इस लैंड में हर जगह पे अलग अलग लैंग्वेजेस है, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी एंड दवा समुद्री जो कि साउथ कर्नाटका में बोली जाती है, तेलंगानी आंध्र प्रदेश, गुजारी इन गुजरात, माबरी इन तमिलनाडु, गौरी इन बंगाल, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, हिंदवी इन द अराउंड ऑफ दिल्ली, राइट। आमिर खुसरो गए और उन्होंने एक्सप्लेन किया इन सब लैंग्वेजेस को। देयर वाज अ संस्कृत की डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, एक संस्कृति थी जो किसी रीजन को बिलोंग नहीं करती थी। इट वाज अ ओल्ड लैंग्वेज, ठीक है, बहुत पुरानी लैंग्वेज थी। एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ठीक है, ये कॉमन पीपल नहीं जानते थे लेकिन ब्राह्मण जानते थे। मेक ए लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस मेंशन बाय आमिर खुसरो एंड प्रिपेयर अनदर लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन टुडे इन दिस रीजन ही मेंशन, अंडरलाइन द नेम्स दैट आर सिमिलर एंड सर्कल दोज दैट आर डिफरेंट। ये सब चीज़ें आप बना लेना खुद ही। 700 कुछ रीज़न थे ऑलरेडी पोजेस्ड थे, और जियोग्राफिकल डायमेंशंस जो थे इनके अलग थी, और उनके खुद की लैंग्वेजेस थी, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें आप चैप्टर 7 में लर्न करेंगे। दे हैव ऑल्सो एसोसिएटेड विद रूलिंग डायनेस्टीज़, और यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे डिफरेंट स्टेट्स के बीच में। और ओकेजनली अगर हम देखें तो कुछ डायनेस्टीज़ थी, जैसे कि चोला, खिलजीज, तुगलक, मुगल वर एबल टू बिल्ड द एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल स्पैनिंग डावोस रीजन। इन्होंने एक बहुत बड़ा रीजन एस्टैब्लिश किया था। नॉट ऑल दिस एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, ठीक है। हर एक एम्पायर का अपना एक रुतबा था, अपना एक टाइमिंग थी रूल करने की। सभी एक जैसे सक्सेसफुल नहीं हुए, कुछ फेल भी हुए। लेकिन जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन किया था ना 18th सेंचुरी में, तो कुछ चीज़ें री एमर्ज हुई, जैसे कि कुछ स्टेट्स री एमर्ज हुई। लेकिन ईयर्स ऑफ देखें तो कुछ पैन रीजनल रूल जो कि अपने कैरेक्टर्स को उस रीजन में उन्होंने अल्टर किया। मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट जहाँ पे कुछ लेगेसीज और बिग और स्मॉल स्टेट्स में कुछ चीज़ें थी जिस पे रूल किया गया, और कुछ मैनी डिस्ट्रिक्ट और शेयर ट्रेडिशन भी मतलब एमर्ज हुए, और गवर्नेंस भी एमर्ज हुई। मैनेजमेंट, इकोनॉमी, कल्चर, लैंग्वेजेस, इन सब का भी एक कहते हैं कि एमर्ज हुई ये सब चीज़ें। लेकिन थाउजेंड्स ईयर बिटवीन अगर हम देखें 700 से लेकर 1750 तक जो डिफरेंट रीजन्स के कैरेक्टर थे डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन, ठीक है। तो रीजन जो था वो एक लार्ज पैन रीजनल चीज़ों को फेस कर रहा था। इंटीग्रेशन विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग देयर डिस्टिंक्शंस, तो कुछ चीज़ें ये हो रही थी। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन देखते हैं।
थाउजेंड्स ईयर ऑफ हिस्ट्री में अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की गई हैं और कुछ चीज़ें विटनेस की गई हैं जिसमें मेजर डेवलपमेंट हुआ था रिलीजियस ट्रेडिशन में। पीपल का बिलीव था कि जो डिवाइन है वो सम टाइम डीपली पर्सनल, ठीक है, ये पर्सनल होती है, हर एक पर्सन की अलग अलग डिवाइन थॉट होती है। यूजुअली इट वाज कलेक्टिव। कलेक्टिव बिलीव मतलब क्या था कि collective belief, supernatural legacy. Religion was often closely connected with social and economic organization and local community. सीधी सी बात है कि जो रिलीजन था वो एक सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और लोकल कम्युनिटी के साथ कनेक्ट था। एज ए सोशल वर्ल्ड अगर हम देखें तो ये ग्रुप जो थे वो अल्टर्ड एंड सो टू डिड देयर बिलीव्स। अलग अलग इनके बिलीव्स थे, अलग अलग इनकी सोच थी। तो इस पीरियड के दौरान कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस आते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदुइज़्म कहते हैं आज के टाइम में, और ये इंक्लूड करता है वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज़, नए नए देवी देवताओं की पूजा, टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन बाय रॉयल्टी एंड ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास, ठीक है, टेम्पल की कंस्ट्रक्शन होता है, ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस बढ़ती है, प्रीस्ट डोमिनेट करते हैं सोसाइटी में, ठीक है, जो प्रीस्ट एज ए डोमिनेंट ग्रुप सोसाइटी में इमर्ज करते हैं। तो उनकी जो नॉलेज है ना संस्कृत की वो ब्राह्मण्स को होती है, ठीक है, तो इस तरह से उनको सोसाइटी में बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलती है और एक डोमिनेट पोजीशन वो होल्ड करते हैं और कंसोलिडेट किए जाते हैं बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रन्स। न्यू रूलर्स जो थे वो सर्च कर रहे थे इन सब की प्रेस्टीज के लिए। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट जो इस पीरियड में हुआ था वो था एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, राइट। आइडिया ऑफ भक्ति इमर्ज हुई थी। एक लविंग पर्सनल डीटी डिवोटीज कुड रीच विदाउट एड ऑफ प्रीस्ट एंड एलेबोरेट रिचुअल्स। एक जो लविंग पर्सनल डीटी, एक देवता और जो उसका भक्त है वो बिना किसी प्रीस्ट और एलेबोरेट रिचुअल्स के अपनी देवता के पास पहुंच पाता है। तो इसमें आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे चैप्टर 6 में, राइट। तो ये एक पीरियड था जहाँ पे न्यू रिलीजन अपेयर हुआ था इस सब कॉन्टिनेंट पे। मर्चेंट्स माइग्रेट थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और एक दूसरे को कुरान वगैरह पढ़ाते थे और इंडिया में 7th सेंचुरी में ये सब देखने को मिला। मुस्लिम जो थे, मुस्लिम रिगार्ड्स द मुस्लिम अपनी कुरान की रिस्पेक्ट करते थे, ये उनकी हॉली बुक थी और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि जो गॉड है वो एक ही है, अल्लाह, जो जिसको लव, मर्सी और बाउंटी एम्बर्स ऑल हु बिलीव इन हिम, हम सब उसे प्यार करते हैं और हम उन्हीं में बिलीव रखते हैं विदाउट रिगार्ड ऑफ सोशल बैकग्राउंड। कुछ रूलर्स जो थे पैट्रन्स थे इस्लाम के, उलेमा, उन्होंने थियोलॉजीज़ एंड ज्यूरिस्ट इन सब चीज़ों को लर्न किया। हिंदुइज़्म इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर, ठीक है, कुछ लोग हिंदू थे और कुछ लोग मुस्लिम थे। और शिया मुस्लिम हु बिलीव दैट द प्रॉफिट सन इन लॉ, जो शिया मुस्लिम थे वो बिलीव करते थे कि जो प्रॉफिट्स के सन इन लॉ है अली, वो एक लेजिटिमेट लीडर है मुस्लिम कम्युनिटी के, और जो सुन्नी मुस्लिम है वो एक्सेप्ट करते थे अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर खलीफास ऑफ द कम्युनिटी और सक्सीडिंग खलीफास, राइट। अब देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ, हनाफी एंड शाफी मेनली इन इंडिया, और थियोलॉजी और मिस्टिक ट्रेडिशंस, ये सब चीज़ें भी देखने को मिली। Thinking about time and historian period, historians do not see time just passing of hour, day or years, ठीक है। तो एक क्लॉक और कैलेंडर की मदद से हम देख सकते हैं कि कौन सी दिन पास हो गया, कौन सा समय पास हो गया। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट द चेंजेस, टाइम के हिसाब से चेंजेस होते हैं सोसाइटी में, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बदल जाती हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ भी देखते हैं, बिलीव्स भी चेंज हो जाते हैं। और स्टडी ऑफ टाइम जो कि एक ऐसी चीज़ है जो कि डिवाइड करती है पास्ट को लास्ट सेगमेंट में, जैसे कि पीरियड दैट पासेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, अलग अलग पीरियड्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अलग अलग चीज़ें वहाँ पे चेंज होती हैं, अलग अलग बिलीव्स बनते हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ बनती हैं। तो मिडल 19th सेंचुरी में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया हिस्ट्री ऑफ इंडिया को इनटू 3 पीरियड्स में।
हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अब ये डिवीज़न बेस्ड था आइडिया जो कि रिलीजियस ऑफ रूलर वाज ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन चेंज। रिलीजन के बेस पे इनको डिवाइड किया गया कि देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुई। इकोनॉमी जो थी, सोसाइटी और कल्चर, इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ। और ये डिवीज़न था वो इग्नोर करता था रिच डाइवर्सिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट को। ठीक है, तो कुछ हिस्टोरियंस फॉलो करते थे पीरियडाइजेशन। ठीक है, मोस्ट अगर हम देखें हिस्टोरियंस लास्ट ईयर इंक्लूड करते हैं वाइड रेंज ऑफ सोसाइटी, हंटर गैदरर, अर्ली फार्मर्स, और कुछ लोग टाउन्स विलेजेस में रहते थे, अर्ली एम्पायर और किंगडम्स के टाइम पे। हिस्टोरियंस अगर हम देखें तो स्टडी करेंगे कि ऑफन उन्होंने मिडीवल को डिस्क्राइब किया कि यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजन सोसाइटी, और राइज हुआ रीजनल और इंपीरियल स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। सम टाइम क्या था कि जो पास्टोरल और फॉरेस्ट पीपल थे उनका जो डेवलपमेंट हुआ ऑफ हिंदुज़म एंड इस्लाम का मेजर रिलीजन्स में, और उन्होंने यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वहाँ पे आई। और थाउजेंड्स ऑफ ईयर में अगर हम देखें तो इंडियन हिस्ट्री ने विटनेस किया काफ़ी चेंजेस को। आफ्टर ऑल 16th 18th सेंचुरी में ये दोनों क्वाइट डिफरेंट थी फ्रॉम 18th और 11th से, लेकिन कुछ चीज़ें डिस्क्राइब करी गई इस पीरियड में कि जो हिस्टोरिकल यूनिट्स थी इज़ नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। ठीक है, मोर ओवर देखिए मिडीवल पीरियड जो ऑफन कॉन्ट्रास्टेड था विद द मॉडर्न पीरियड। ठीक है, मॉडर्निटी जो कि एक सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट लेकर आई। और ड्यूरिंग दिस थाउजेंड्स ईयर सोसाइटीज़ जो थी सब कॉन्टिनेंट की वो ट्रांसफॉर्म हुई। ऑफन इकोनॉमिक्स इन सेवरल रीजन जो कि लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी और जो यूरोपियन के इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करती थी, जो ट्रेडिंग कंपनीज थी। अगर हम देखें तो जो साइन था चेंज का हिस्टोरियन के वर्क का, ये सब टाइम के साथ चेंज हुआ। वेन एवर यू कैन कंपेयर व्हाट यू रीड इन दिस बुक विद व्हाट यू रीड लास्ट ईयर, लुक आउट द चेंजेस एंड कॉन्टिन्यूटीज वेयर यू कैन एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, सी व्हाट एल्स चेंज और रिमेंड द सेम। अगर आप पिछली बुक्स में जो पढ़े हो आप इस बुक में जो पढ़े हो उससे आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चेंजेस टाइम के साथ चेंज हुई हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये चैप्टर एंड होता है यहीं पर। और अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कोई चीज़ें आपको नहीं पता लगी तो आप वो भी बताना, मैं उसे ट्राई करूँगी फिर से समझाने की। तो आप वीडियो को अंत तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।